हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। बीएससी नर्सिंग के जो पीवाईक्यू आए हुए हैं उनकी सीरीज चल रही थी और जिसमें आज डिस्कस करने वाले हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में 3 चैप्टर्स इन्वॉल्व किए गए हैं, जीव समष्टि, इकोसिस्टम और जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसको इन्वॉल्व किया गया है। तो बीएससी नर्सिंग में जो 4 से 5 वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड है। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज। हमेशा सीधा होता, ऑलवेज अपराइट होता है, हमेशा उल्टा यानी ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी देखा होगा तो जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का एक नियम पढ़ा है अपन ने, 10%। यानी एक लेवल से, एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर पर, अगले लेवल पर जाने पे यानी कि 90% जो एनर्जी है उसका लॉस हो जाता है। तो जैसे जैसे यानी कि ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। इस कारण जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि सबसे नीचे जो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट होता है वो होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। उसके बाद में उससे 10% एनर्जी मिलेगी, फिर उसके बाद में 10% उसकी एनर्जी मिलेगी। तो ऐसे करके जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा ही कैसा बनेगा, सीधा। तो हमेशा सीधा, ऑलवेज अपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाने जाने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संधि जिस पर 1987 में मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में हस्ताक्षर किए गए थे, और वे क्या नियंत्रित करने के लिए किए गए थे। यानी कि एक संधि हुई थी कनाडा में, तो वो संधि किस लिए की गई थी ये ध्यान रखना है। तो ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्सर्जन यानी द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, जल स्रोतों की साफ सफाई, क्लीननेस ऑफ द वाटर बॉडीज, ध्वनि प्रदूषण क्योंकि शोर मनुष्यों में मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विकासों को कारण बनता है, कार्मिक पोषिस्तरों का पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि, नॉइस पोल्यूशन बिकॉज नॉइस कॉजेज साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन ह्यूमंस, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट्स एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। तो जो संधि की गई थी वो की गई थी प्रदूषण, यानी कि ऐसे कारक जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उनको कम करने के लिए ऐसी संधि की गई थी। किसी पारिस्थितिकी तंत्र की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी एनपीपी, नेट प्रोडक्टिव प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो एनपीपी कैसे निकाला जाता है, एक फॉर्मूला है, एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर। एनपीपी यानी वो निकालना है तो सबसे पहले अपने को निकालना होगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें से माइनस कर देंगे यानी जितनी एनर्जी रेस्पायरेशन में यूज हुई है, रेस्पायरेशन के अंदर लॉस हुआ एनर्जी का, तो उसको माइनस कर देते हैं। तो बची हुई जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। टोटल जो एनर्जी बन रही है उसको कहा जाता है जीपीपी या टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें से कुछ एनर्जी शोषण के दौरान यूज आ जाती है, तो उस एनर्जी को
माइनस कर देते हैं तो जो बची हुई एनर्जी है वो क्या कहलाती है, NPT। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर नहीं है। सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी GPP माइनस शोषण हानि यानी R, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहिस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। यानी जो बायोडायवर्सिटी का संरक्षण किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है, एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। जो कंजर्वेशन होता है ये दो प्रकार का होता है, एक है इन सीटू और एक है एक्स सीटू। यदि नेचुरल तरीके से किया जा रहा है, नेचुरल तरीके यानी उसी जगह पे उसका संरक्षण, उसी जगह या स्थान पे जहां वह पाया जाता है, पाई जाती है, तो उसको तो कहते हैं इन सीटू। यानी जो जैव विविधता है, यानी जो जीव है उसका संरक्षण उसी के आवास में कर दिया जाता है तो उसको कहा जाता है इन सीटू। और जब किसी भी जीव को दूसरी जगह ले जाके और उसको कंजर्व किया जाता है तो वो कहलाता है एक्स सीटू। ये पूछना चाह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल कौन सा इसमें। तो एक्स सीटू के अंतर्गत आते हैं जैसे कि बीज बैंक। जो बीज बैंक है वो किसके अंतर्गत आता है, एक्स सीटू के अंतर्गत। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या जो पवित्र उपवन, पवित्र उपवन यानी कि जो फॉरेस्ट का एरिया होता है, जो जंगल का एरिया होता है, वहाँ के बीच जो सेंटर होता है वहाँ पे कुछ पौधों का ऐसा समूह होता है जो आदिवासी जो लोग होते हैं, आदिवासी जो समुदाय होते हैं वो उनकी पूजा करते हैं। तो वो भी एक जो जैव विविधता है उसके संरक्षण का तरीका है और वो किस में आता है, इन सीटू कंजर्वेशन में। तो इसमें सीड बैंक यानी बीज बैंक, यहाँ क्या कर रहे हैं, जो पौधों के बीज होते हैं उनको किसी अन्य स्थान पे ले जाके, जैसे जो लेबोरेटरीज वगैरह होती है वहाँ ले जाके उनको स्टोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति को न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है तो इसे क्या कहा जाता है। व्हेन वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर हार्म और नॉर बेनिफिटेड, व्हाट इज इट कॉल्ड एज। परजीविता यानी पैरासिटिज्म, सहयोजिता यानी कॉमन सालिज्म, एमनसालिज्म और सिम्बायोसिस यानी सहजीवी। तो आपको यहाँ पे एक टेबल के रूप में ध्यान रखना है, जब दोनों प्रजातियों को लाभ हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो उसको तो कहा गया है सिम्बायोसिस, या जिसे कई बार एक वर्ड और आता है सिम्बायोसिस का यानी कि सहजीवी। जब दोनों को नुकसान हो रहा, यानी कि जो नेगेटिव सिंबल है वो दोनों को नुकसान के बारे में बता रहा है, वो है कंपटीशन। जब एक को लाभ होता हो और एक को नुकसान होता हो तो पैरासिटिज्म या प्रीडेशन। पैरासिटिज्म में क्या होगा, एक जो होस्ट है वो बड़ा होता है और एक क्या होता है, जो एक
स्पीसीज है वो छोटी होती है, यानी कि होस्ट से पैरासाइट छोटा होता है, जबकि प्रीडेशन में क्या होता है, होस्ट से जो प्रीडेटर है वो हमेशा बड़ा होता है। एक होता है, एक स्पीसीज को हो रहा है लाभ और एक को कुछ भी नहीं हो रहा, यानी न लाभ हो रहा है और न नुकसान हो रहा है। तो ऐसी टर्म को कहा गया है कॉमन सालिज। और एक स्पीसीज को हो रहा है नुकसान और दूसरी को कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसको कहा गया है एमन सालिज। तो यहाँ पूछ रहा है जब एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी को न तो हानि हो रही है न ही लाभ हो रहा है, यानी कि ये वाला ये पूछना चाह रहा है, तो ये है कॉमन सालिज। तो कॉमन सालिज्म इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवसादी प्रकार के पोषक चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। Which of the following represents the sedimentary type of nutrient cycle? तो यानी कि जो पोषक चक्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं गैसीय और एक होते हैं अवसादी। यानी कि इनमें जो गैसेज है उनका एक्सचेंज होगा और यहाँ जो आयंस है उनका एक्सचेंज होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक का गैसीय रूप में एक्सचेंज हो रहा है और एक का आयंस के रूप में एक्सचेंज हो रहा है। नाइट्रोजन एक गैस के रूप में है, ऑक्सीजन एक गैस के रूप में है, कार्बन यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ऑक्सीजन के गैस के रूप में है। तो यानी कि जो फास्फोरस चक्कर है ये आता है किसके अंतर्गत, अवसादी चक्कर के अंतर्गत। बाकी ये तीनों कैसे हो रहे हैं, गैसीय फॉर्म में इनमें एक्सचेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे विद्यार्थी जो 11th-12th फाउंडेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। लक्ष्य क्लासेज के अंतर्गत नए बैच स्टार्ट हो गए हैं, तो आप यहाँ पर आके और 11th या जो 12th बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फाउंडेशन जो बैच है वो अवेलेबल होगा, जिसमें आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेता है तो ZCUT का जो कोर्स है वो साथ में आपको करवाया जाएगा। यदि कोई बायोलॉजी सब्जेक्ट लेता है तो उसको BSc नर्सिंग और जो नीट का जो टारगेट बैच है वो आपको करवाया जाएगा। इसके साथ ही यदि कोई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेता है तो उसको 11th और जो 12th के जो क्लासेज हो रहेगी उसमें उनको JEE मेंस की यहाँ तैयारी करवाई जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो 11th-12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो लक्ष्य क्लासेज में आके और इंक्वायरी करके एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बैच रनिंग में हैं। तो जल्दी से जल्दी आप क्लासेज को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपका जो पढ़ाई है वो अच्छी तरीके से आप उसको कर सकें। और ऐसे विद्यार्थी जो जेट का जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, तो फिलहाल जो नई गाइडलाइन आई है जेट की वो ये है कि जिन विद्यार्थियों की आयु पहले 16 साल नहीं हो रही थी, तो पहले जो काउंटिंग की गई थी वो काउंटिंग की गई थी 1 जनवरी, तो उसको बढ़ा के और कर दिया गया है जो जुलाई माह है वहाँ तक उनकी काउंटिंग होगी। तो ऐसे विद्यार्थी जिनके 1, 2, 3, 4, 5 महीने कम पड़ रहे थे 16 साल में, तो उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा मौका है, वो जेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जानकारी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो 16 साल में कुछ ही दिन या कुछ ही महीने कम पड़ रहे थे, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है, यानी कि वो अब फॉर्म भर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण में अवांछित परिवर्तन लाने वाले कारक कहलाते हैं, यानी कि ऐसे कारक
जो पर्यावरण में अवांछित यानी अनडिजायरेबल चेंजेज ला देते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? पॉल्यूशन, टुकड़े या फ्रेगमेंट्स, या प्रदूषक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है प्रदूषक। प्रदूषक के परिणाम स्वरूप जो चेंजेज आते हैं तो उसी को अपन कहते हैं पॉल्यूशन। तो यहाँ आंसर है प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस जो टेक्निक है वो है क्या चीज? यानी कि जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन के कारण क्या होता है, जैसे जो धरातल है यहाँ से क्या होती है, सूर्य की जो विकिरणें आती है वो टकरा के और वापस वायुमंडल में जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रदूषण के कारण, यानी जो CO2 गैस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके कारण यहाँ वायुमंडल में एक लेयर बन जाती है, जिसके कारण जो ये जो विकिरणें हैं वो परावर्तित होकर वापस जा रही थी, वो टकरा के और फिर वापस क्या होती है, धरातल पे पहुंच जाती है, जिसके कारण इस धरातल का क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जो ध्रुवों की बर्फें होती है वो पिघल पिघल के और महासागरों में आ रही है, जिसके कारण जो महासागर है उनका जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। तो इसमें मुख्य रूप से जो गैस इन्वॉल्व है वो है CO2, यानी कि इसका योगदान है लगभग 60%। और दूसरे नंबर पे है मीथेन गैस। तो ग्रीन हाउस गैस जो इम्पोर्टेंट है वो है CO2 और मीथेन, CO2 व मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडी जलवायु वाले जानवरों के अंग आमतौर पर छोटे होते हैं, यह कहा जाता है। यानी कि ऐसा किस नियम के तहत बताया गया है कि ठंडी जलवायु वाले जो जानवर है उनके अंग छोटे होते हैं? तो एलन का नियम, जॉनसन का नियम, आर्बर का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो अपने कोर्स में अपन ने एकमात्र नियम पढ़ा है, वो कौन सा है? एलन का नियम। एलन का नियम क्या कहता है कि जानवर क्या करते हैं, यानी कि अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने अंगों को छोटा कर लेते हैं। तो ये 9 क्वेश्चन है जो BSc नर्सिंग में पिछले 4 से 5 वर्षों में पूछे गए हैं। तो यानी कि जो BSc नर्सिंग है, जो RUHS BSc नर्सिंग का जो एग्जाम है, उसमें जो इकोसिस्टम वाला जो आपका टॉपिक है या जो पार्ट है, उसमें से यानी कि 1 या 2 ही क्वेश्चन आपको हर वर्ष पूछे जाते हैं। यानी कि यहाँ का जो कंटेंट है वो बहुत कम पूछा जाता है। तो मोस्टली अपन इस सीरीज को चला रहे हैं, तो अपन ने कुछ ऐसे चैप्टर्स देखे हैं जहाँ 5-5, 6-6 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। जिसमें अपन ने देखा था जो मानव जनन का है उसमें से 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो मेंडल वाला एरिया है यानी जो DNA RNA जो जेनेटिक्स का पोर्शन है वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर हैं, तो उन 2 चैप्टरों में से कौन कौन से अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि वो ये पता लगा पाए कि कौन से पार्ट को कितना वेटेज देना है। धन्यवाद।